Welcome to MediJI classes. This is fourth lecture of electromagnetic induction class 12 physics. Okay. Now previous lecture में हमने inductance study किया था. Last जो topic था अपना inductance, that is the phenomenon of generating an EMF due to change in current. अब ये इंडक्शन दो टाइप का होता है. वन is called mutual induction means mutual induction में दो कॉइल होता है. एक कॉइल में करंट को हम चेंज करते हैं ड्यू टू विच द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंड कॉइल क्या होगा, चेंज हो जाएगा. एंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा. सो द फेनोमेनन ऑफ जनरेटिंग एन ईएमएफ or current in a coil due to variation of current in the coil that plays in the vicinity of it. यानी एक कॉइल में करंट चेंज होने के कारण से उसके बाजू में रखा हुआ दूसरे कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ड्यू टू विच उसमें क्या होगा, आपका एक करंट इंड्यूस हो जाएगा. दैट इज नॉन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस. चलिए स्टार्ट करते हैं हम. दो टाइप के इंडक्शन में से म्यूचुअल इंडक्टेंस. सो व्हाट इज एग्जैक्टली म्यूचुअल इंडक्टेंस? सो द phenomena of inducing an EMF in a coil. किसी कॉइल में ईएमएफ को इंड्यूस करना, ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू वेरिएशन और ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट. वेरिएशन ऑफ कॉइल ड्यू टू वेरिएशन ऑफ करंट इन अ कॉइल placed in the vicinity of it. और ये कैसे, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट. अगर आप वेरिएशन नहीं भी करोगे तो फ्लो ऑफ करंट इन अ कॉइल प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ इट. देखिए कैसे, मान लीजिए कि एक ये कॉइल है, ओके, जिसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और दूसरा उसके जस्ट बाजू में कॉइल है, या उसके ऊपर भी बना सकते हैं, जिसमें मान लीजिए क्या है, आपका करंट फ्लो हो रहा है. सो इफ इसमें अगर करंट फ्लो होगा देन ये क्या करेगा, एज अ मैग्नेट की तरह काम करेगा. एंड इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके साथ में अटैच हो जाएगा. नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स सिर्फ अटैच होने से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, उसको वैरी करना पड़ता है. दैट्स व्हाई ये सिर्फ आप करंट फ्लो करोगे तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होगा. मतलब अगर जब करंट ऑन करोगे तो ईएमएफ बनेगा, फिर जीरो, फिर करंट ऑफ करोगे तो भी ईएमएफ बनेगा, फिर करंट का वैल्यू जीरो. तो चाहे करंट फ्लो करो उसके कारण से भी बनेगा, मोमेंटरी बनेगा, या आप बार बार इसमें करंट चेंज करते रहो. तो अगर बार बार इसमें करंट चेंज करोगे तो इसके कारण से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा. एंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे लॉ. ठीक है. सो इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से. द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस is denoted by symbol capital M. Okay. Now जैसे
इसमें करंट फ्लो होने के कारण से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। लाइक द सेम इसमें जब आप करंट चेंज करोगे तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। सो एक में करंट के चेंज होने से दूसरे में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज नॉन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोनों एक दूसरे में ईएमएफ को इंड्यूस कर सकता है। ओके नाउ, तो ये था म्यूचुअल इंडक्टेंस का फेनोमेना, एक के कारण से दूसरे में इंड्यूस करना। नाउ वी विल स्टडी द म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू द सोलेनॉइड, कोएक्सियल सोलेनॉइड में म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं। कोएक्सियल मतलब हुआ एक सोलेनॉइड है और उसके ऊपर बड़ा सा सोलेनॉइड है, दैट इज द कोएक्सियल सोलेनॉइड। सो नाउ वी विल डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर सोलेनॉइड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नाउ अब जो हम करेंगे दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। सो म्यूचुअल inductance in two coaxial solenoid। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, वीवीआई टॉपिक है। इसमें हम करते क्या है, पहले हमने लिया एक सोलेनॉइड, ओके, और इसके ऊपर सेकेंड सोलेनॉइड, दो सोलेनॉइड है। मान लीजिए ये वाला जो सोलेनॉइड है ये है सोलेनॉइड S1 और बाहर वाला जो सोलेनॉइड है वो आपका S2। सोलेनॉइड का रेडियस भी अलग अलग है, तो इसके सेंटर्स यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए R1 और यहाँ से लेकर के बाहर तक R2। सोलेनॉइड का लेंथ कोएक्सियल है, सो दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा आपका, सेम। पहले वेरिएबल लिख लेते हैं, देन आप इसको डिराइव करेंगे। सो लेट टू सोलेनॉइड S1 and S2 are placed coaxially। ठीक है, दो सोलेनॉइड को एक दूसरे के कोएक्सियली यानी एक ही एक्सिस पे रख दिया गया है। नाउ let n1 and n2 is number of turns in solenoid S1 and S2, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, n1 and n2 is number of turns पर यूनिट लेंथ है, स्मॉल n1 n2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। R1 and R2 is radius of two solenoid है। ओके, और क्या है, L is the what, L is the length of solenoid, L is the length of the solenoid। ओके, और करंट बच गया आपका, ओके नो प्रॉब्लम। phi1 and phi2 is मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक नहीं, करंट पास करें ना आप। सो phi1 and phi2 is what, this is the flux linked with coil यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, नो प्रॉब्लम। फ्लक्स linked with
coil flux linked with solenoid S1 and S2। ठीक है, ये वो वेरिएबल्स हैं जो इस सोलेनॉइड के साथ में अटैच है। कहने का मतलब पहले सारे के सारे सोलेनॉइड के वेरिएबल्स को लिखना पड़ता है। ओके, ये थ्योरी बन जाती है आपकी। उसके बाद अब देखिए, हमें I1 I2 करंट भी मानेंगे हम। I1 और I2 करंट है, लेकिन इनिशियली इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं ये जो थ्योरी पार्ट है इसको रफ करता हूँ। ये थ्योरी पार्ट आप देख के भी लिख सकते हैं और लिखना कंपलसरी होता है, क्योंकि एग्जामिनर्स को सब कुछ दिया होना चाहिए कि अब ये है, उसमें इंडिकेट कर दोगे तो नहीं चलता है। थ्योरी पोर्शन आपको लिखना पड़ेगा, तो ये वो थ्योरी पोर्शन है जो इसमें इंक्लूड होता है। ओके, नाउ अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन की ओर, मतलब इसके कैलकुलेशन की ओर, कि हम बेसिकली इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। नाउ लेट I2 current is flowing through the outer solenoid S2। यानी अभी इनर वाले में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सिर्फ आउटर में मैंने यानी इस वाले में करंट फ्लो किया I2। करंट जितना बढ़ेगा उतना अच्छा मैग्नेट बनेगा, करंट कैरिंग कॉइल मींस उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं सोलेनॉइड S2 में करंट बढ़ाऊं, देन ड्यू टू दिस सोलेनॉइड S1 में फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। बिकॉज क्यों, करंट बढ़ाऊंगा इसमें तो करंट बढ़ने से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। इसका मतलब है सोलेनॉइड के आसपास, सोलेनॉइड S2 के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होता है। सो ड्यू टू करंट इन I2 द फ्लक्स इन I1 चेंजेस, मतलब S1 में फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज होगा। जितना ज़्यादा मैं करंट करूँगा I2 सोलेनॉइड S1 में, फ्लक्स का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। सो I2 current flowing in outer solenoid S1, the magnetic flux linked with solenoid S1। तो अगर हर सोलेनॉइड S1 में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, N1, और फ्लक्स क्या माना, phi1, so magnetic flux linked with the solenoid S1 that is N1 phi1। क्योंकि एक टर्न में फ्लक्स का वैल्यू phi है, तो N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, N1 phi1। so N1 phi1 is directly proportional to I2। यानी इनर सोलेनॉइड में जो फ्लक्स है वो आउटर सोलेनॉइड के करंट के प्रोपोर्शनल है। यानी जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा आउटर सोलेनॉइड में, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसके साथ में, इनर सोलेनॉइड के साथ में। ओके, नाउ प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। सो वी कैन राइट N1 phi1 इज इक्वल टू, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट इज रिटेन एज M12। यानी देखिए सेकेंड में करंट फ्लो होने के कारण से फर्स्ट में फ्लक्स चेंज हुआ, सो M12 को बोलते हैं, M12 इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 1 ड्यू टू 2।
म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 1 ड्यू टू 2 बिकॉज S2 में करंट के कारण से S1 में वेरी कर रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किस में होगा? S1 में। S2 में करंट चेंज करोगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किस में होगा? S1 में, इसीलिए इसको लिख दिया M12। नाउ ये एक सोलेनॉइड है, S2 में करंट पास हो रहा है I2, तो सोलेनॉइड में जब करंट पास करते हैं तो सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और सोलेनॉइड अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो सोलेनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, जो हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है। ठीक है, सो नाउ व्हाट द मैग्नेटिक field inside the magnetic field inside the solenoid S2, because current S2 में पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी S2 के इनसाइड में होगा, और S1 तो ऑलरेडी उसके अंदर में है ही। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू S2 कितना हो जाएगा? B2 इक्वल टू म्यू नॉट, सोलेनॉइड N2 का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? N2 म्यू नॉट Ni होता है I2। ये सोलेनॉइड S2 का इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट Ni होता है, तो करंट पास कितना हो रहा है? I2, नंबर ऑफ टर्न्स हमने क्या माना था? N2, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द फ्लक्स linked with solenoid S1 N1 phi1 is equal to, आपको पता है नंबर ऑफ टर्न्स तो कितना है? N1 ही है, फाई का वैल्यू कितना होता है? B इंटू A, तो फाई यानी NBA, S1 में मैग्नेटिक फील्ड, तो S1 में मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण से है? क्योंकि बाहर में करंट फ्लो हो रहा है I2, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा 2, और एरिया किसका लेंगे हम? सोलेनॉइड 1 का। फाई इक्वल टू, मैंने क्या किया सिंपली, फाई इक्वल टू B इंटू ए होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, तो S1 में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? I2 के अंदर में लाई कर रहा है क्या आपका S1, तो I2 के इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही मैग्नेटिक फील्ड S1 के इनसाइड में भी होगा, दैट इज B2, और S1 का एरिया हमने मान लिया A1। नाउ वैल्यू प्लेस कर देते हैं, तो देखिए क्या आएगा? सो N1 phi1 इज इक्वल टू, आपको पता है कि स्मॉल n1 का वैल्यू क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है, तो यहां से N1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा? N1L, यानी N1 के बदले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ N1L, N1 का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल रखे आपने कितना? म्यू नॉट N2 I2, एंड एरिया, तो इसका टर्न क्या है? सर्कुलर, एरिया हो जाएगा आपका पाई R1 स्क्वायर। ओके, सो S1 के साथ जो फ्लक्स का वैल्यू है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? N1 phi1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2, L है I है L पाई R1 स्क्वायर I, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। मैंने सिर्फ इसको क्या किया है? रीअरेंज कर दिया है इसमें, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, म्यू नॉट एक जगह लिख दिया, N1 N2 एक जगह लिख दिया, L पाई R1 स्क्वायर एक जगह, और I2 एक साइड। ओके, नाउ अब 2 और 1 को कंपेयर कीजिए। लेफ्ट साइड में क्या है? N1 phi1, इसमें भी क्या है? N1 phi1। ठीक है, I2 राइट साइड में I2 है, चेंज क्या है? M12 यहाँ पे है और इसके बदले में ये है। सो
कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट साइड के बराबर है, I2 इधर है, I2 इधर ही है, तो कंपेयर करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 square. This is the coefficient of mutual inductance in 1 due to 2. Coefficient of mutual inductance of solenoid S1 due to S2, यानी M12 का वैल्यू ये निकल गया। ठीक है, ये एक पार्ट डेरिवेशन का है। अब जैसे हमने I2 बाहर में करंट पास किया और अंदर में फ्लक्स निकाला N15, लाइक द सेम अब हम करेंगे क्या कि बाहर में करंट जीरो कर देंगे, यानी I2 अब करंट हटा देते हैं। I2 करंट हटा करके अब सोलेनॉइड S1 अंदर में हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे। तब देखते हैं कि I2 में अभी निकाला हमने, इसमें करंट पास करने के कारण से म्यूचुअल इंडक्टेंस इन S1। नाउ वी विल पास करंट इन S1 एंड वी विल फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस इन S2। हमें ये देखना है कि इसके कारण से इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस और इसके कारण से इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का वैल्यू क्या आता है। तो जितना प्रोसीजर किया है सेम प्रोसीजर मुझे S2 के लिए करना पड़ेगा। तो पहले इसको नोट डाउन कर जाइए, इसके आगे ही डेरिवेशन है, लेकिन मैं इसी में चेंज करूंगा। आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर जाइए वहां तक, ओके। नाउ यहां तक स्टेप बाय स्टेप जाइएगा तो आ जाएगा, बाहर में करंट चेंज किया, अंदर में फ्लक्स चेंज हुआ, एक्सप्रेशन आया। करंट सोलेनॉइड में है तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकल आया। अब अंदर वाले में फ्लक्स का वैल्यू, तो फ्लक्स का फार्मूला जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है B इंटू ए, वो वैल्यू रख दिया। तो S1 में मैग्नेटिक फील्ड किसका है, बाहर वाले का, चूंकि बाहर वाले के इनसाइड में ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, सोलेनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाई करता है। तो मैंने क्या किया, N1 के बदले आपको बताया था, N1 के बदले N1L B A रख दिया वैल्यू और उन दोनों को कंपेयर कर दिया। नाउ अब मैं इसी को एडिटिंग करना, यानी अब जो कर रहा हूं वो बेसिकली इसके आगे का पोर्शन है, लेकिन लिखना ना पड़े इसीलिए मैं इसको ही क्या करता हूं, एडिट करता हूं, क्योंकि वैसे मुझे रफ करना ही पड़ेगा। चलिए, लेट I1, इसके बाद का प्रोसीजर है, लेट I1 इज करंट फ्लोइंग थ्रू दी इनर सोलेनॉइड S1। यानी अब हमने क्या किया, इसका करंट जीरो कर दिया और हम करंट पास कर रहे हैं किसमें, इनर वाले में, बाहर में करंट पास ही नहीं कर रहे। सो नाउ I1 करंट इज फ्लोइंग इन इनर सोलेनॉइड S1। तो मैं अंदर में जितना करंट चेंज करूंगा, यानी S1 में जितना करंट बढ़ाऊंगा, S1 उतना अच्छा मैग्नेट बनेगा, और S1 जितना अच्छा मैग्नेट बनेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स रिलीज करेगा। तो S2 के अंदर में है S1, तो S2 जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एमिट करेगा वो किसके साथ अटैच होगा, S2 के साथ में। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इनर सोलेनॉइड में करंट को बढ़ाऊं तो आउटर सोलेनॉइड का फ्लक्स चेंज होगा, अगर मैं इनर वाले करंट को घटाऊं तो भी आउटर वाले सोलेनॉइड के साथ में फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा, दोनों ही चेंज में आता है। तो नाउ मैंने I1 करंट पास किया इनर सोलेनॉइड में, जिसके कारण से S2 में क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सोलेनॉइड S2 N2 phi2 किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, I1 के। जैसे पहले I2 प्रोपोर्शनल था, वैसे ही अब इनर में जो करंट पास होगा उस पे कौन डिपेंड करेगा, आउटर वाले का फ्लक्स। सो दिस
एक्सप्रेशन यानी N2 phi 2 जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, हियर इट इज रिटेन M2 1। अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस किस में हो रहा है? बाहर वाले सोलेनॉइड में। किसके कारण से? इनर वाले सोलेनॉइड के कारण से। सो M2 1 इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। किसका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है? बाहर वाले का, ड्यू टू S1। यानी जहां जहां पे 2 2 था वहां वहां 1 1 कर दीजिए, हो जाएगा। नाउ अब मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड इनर सोलेनॉइड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि करंट इनर सोलेनॉइड में है। सो करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड ड्यू टू I1 करंट इज इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स, किसमें? 1 में, करंट 1 में। ओके, नाउ यहां से मैं लिख ही देता हूं, ये आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with magnetic flux linked with solenoid S2। आउटर सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? तो देखिए N2 phi 2 इज इक्वल टू N2 phi 2, यानी बाहर वाले फ्लक्स का वैल्यू कितना? फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इनटू A। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड B1 लिया वो ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कौन कर रहा है? इनर वाला सोलेनॉइड। लेकिन पहले वाले में A2 लिया था, सॉरी A1 लिया था, तो अब इस केस में क्या होना चाहिए? A2 होना चाहिए ना, बड़े वाले सोलेनॉइड में। लेकिन हमने A1 ही लिया, क्यों? उसके पीछे रीजन सुनिए। जब मैंने पहले केस में बाहर वाले सोलेनॉइड लिया था, तो बाहर वाले सोलेनॉइड के लिए जो अंदर में सोलेनॉइड है वो इंक्लूड हो गया। यानी अगर मैं ये करूं सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर लाई करता है? इनसाइड में, यानी यहां से लेकर के यहां इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। नाउ अगर मैं सोलेनॉइड छोटा रखूं तो मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा? इसके अंदर में। अब मैं इसके ऊपर से अगर बड़ा सा कॉइल रख भी दूं तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड होता ही नहीं है, जीरो होता है। तो इनर वाले सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। यानी आप अगर एरिया A2 लोगे, इसका मतलब हुआ कि आप बड़े वाले का एरिया ले रहे हो, लेकिन बड़े वाले एरिया में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, क्योंकि इनर सोलेनॉइड में ही मैग्नेटिक फील्ड लाई करेगा। जब आपने बाहर वाले में करंट पास किया था तो अंदर वाले सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, क्योंकि ये S1 जो है वो S2 के अंदर लाई कर रहा है। लेकिन जब S1 में करंट पास करेंगे तो S2 में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि S1 के लिए S2 क्या है? आउटसाइड। और हमने पढ़ रखा है कि आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। इसका मतलब हुआ कि आप A2 नहीं ले सकते। अगर आप A2 लोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, सिर्फ A1 में। इसीलिए एरिया दोनों में अंदर वाला ही आएगा, A2 का हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि A2 के साथ फ्लक्स का वैल्यू ही जीरो है। ये आ गया। नाउ वैल्यू प्लेस करते हैं, तो N2 phi 2 इक्वल टू N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? N2L, पिछले जैसे। B1 का वैल्यू म्यू नॉट N1 I1, एरिया का वैल्यू पाई R1 स्क्वायर, नॉट R2 स्क्वायर।
ओके, इसको रीअरेंज कर लीजिए। इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो यहां पे सिर्फ करंट ये आ जाएगा, देखिए N252, बाकी एज इट इज सेम रहेगा। ओके, और जब आप इसको कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2, जरा कंपेयर कीजिए। N2 लेफ्ट साइड N252 है और इधर N252 है, यानी इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं। N252 N252 I2 नहीं, इसमें करंट तो I1 हो रहा है ना, यहाँ N252 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 है, I1 आएगा ना। I1 के बदले I1, N252 के बदले में N252, तो N21 के बदले कितना आएगा, ये वाला। अब ध्यान से देखिए, पिछले डेरिवेशन हमने N12 निकाला था, कितना, म्यू नॉट N1 N2 सेम, और अभी भी क्या निकला है, तो ये ध्यान रखिएगा। सो M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। ये बेसिकली हटा देंगे, इधर समझाने के लिए दिया था कि इक्वेशन नंबर 3 है, और मैंने इसको जो कंपेयर कर निकाला है वो इक्वेशन नंबर 4 आया है। अब इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को कंपेयर कीजिए। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड, लिसन, तीसरा तो पहले ही मान लिए थे, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 4 और ये इक्वेशन हो जाएगा 5। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड 5 क्या पहले थर्ड था ना, इसको और इसको कंपेयर कीजिए, आपको ये दिखाई देगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2 ड्यू टू 1, ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गया। इसका मतलब हुआ चाहे इनर के कारण से बाहर में निकालो, चाहे आउटर के कारण से अंदर में निकालो, म्यूचुअल इंडक्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो अपने को ये प्रूफ करना था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल है। नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण से ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, तो अब M21 लिखो या M21 लिखो, मैं दोनों को क्या करता हूँ, M मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये प्रूफ हमने कर दिया कि दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट का वैल्यू इक्वल होगा, कोई चेंजेस नहीं। नाउ अब अपने को ईएमएफ का एक्सप्रेशन लाना है कि इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, इसके कारण से इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इसके कारण से इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अब हम चलते हैं ईएमएफ का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहां तक प्रूफ हो गया। इसके बाद अब मैं इसको रफ कर देता हूं। कई बारी क्वेश्चन आपको यही पूछता है, प्रूफ करो कि इसमें जो M12 M21 के बराबर होता है, तो सिर्फ यहीं पे आकर के छोड़ दीजिएगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नाउ अब हम देखते हैं ईएमएफ, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण से, यानी एक में करंट के कारण से दूसरे में फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा। नाउ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सोलेनॉइड S1 में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो देखिए N151 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, I2 के। सो N151 इक्वल टू M I2 लिख सकते हैं। हमने पिछले बार क्या लिखा था, M12, लेकिन अपने को पता है कि M12 M21 दोनों क्या होता है, सेम होता है, इसलिए M। नाउ फ्रॉम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, याद है क्या कहा था, दैट इज इक्वल टू
माइनस एन डी फाई बाय डी टी। ओके, या इसको अंदर कर दीजिए, तो एन टोटल फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसका वैल्यू यहां डाल दीजिए, तो एप्सिलॉन का एप्सिलॉन 1 का वैल्यू माइनस डी बाय डी टी ऑफ, अगर मैं N1 φ1 रखूं Mi2, सो एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू m बाहर di2 अपॉन dt, यानी चेंज इन करंट इन सेकेंड कॉइल इज द कॉज ऑफ EMF इन 1। तो निकल गया पहले वाले यानी सोलेनॉइड S1 वाले में। तो आप ध्यान से देखिए, S1 में EMF निकालना है तो आपको बाहर में जो करंट चेंज यानी सोलेनॉइड S2 में जो करंट चेंज है वो पता होना चाहिए। इन अ सिमिलर वे EMF इंड्यूस्ड इन ओके, नाउ EMF इंड्यूस्ड इन सोलेनॉइड S2, देखिए कितना आएगा, EMF इंड्यूस्ड इन सोलेनॉइड S2 दैट इज S2 में इंड्यूस करना है, ठीक है। तो फ्लक्स इन S2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, S1 में करंट का, सो N2 φ2 इज इक्वल टू Mi1, अब चाहो तो M21 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2 φ2 माइकल फैराडे के लॉ से, सो एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू माइनस डी टी ऑफ, इसका वैल्यू आएगा Mi1, म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट होता है बाहर, माइनस M di1 अपॉन dt। This is the mutual inductance of mutual inductance नहीं, EMF induced in solenoid tube due to 1 कैलकुलेट हो गया, निकल गया वैल्यू EMF का। ओके, तो पहले हमने ये प्रूफ किया कि बाहर में करंट पास करेंगे तो M12 का वैल्यू कितना है, फिर अंदर में करंट पास करेंगे तो बाहर में करंट कितना आया, M12 इज इक्वल टू M21, ये हमने प्रूफ किया। और उसके बाद इसमें करंट पास होने से इसमें EMF कितना इंड्यूस होगा वो निकाला, एंड इनर में करंट पास होने से बाहर में कितना EMF इंड्यूस होगा वो भी निकाला। इसे ही तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, एक में करंट फ्लो करो और दूसरे में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके EMF इंड्यूस कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो ये आपका आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब हम आते हैं सेल्फ इंडक्टेंस में, ठीक है। जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या था, एक में मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, एक में करंट चेंज किया या एक में करंट फ्लो हुआ तो उसके कारण से दूसरे में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। सेल्फ में एक ही कॉइल होता है, यानी खुद में करंट पास करो, खुद में करंट फ्लो करो, चेंज करोगे करंट तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो एक ही कॉइल में ये काम होता है। जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कॉइल में ही होता है। ओके, चलिए लिख लिए होंगे प्रोबेबली, मैं इसको रफ कर देता हूं। नाउ कम्स टू दी सेल्फ इंडक्टेंस, the phenomenon of inducing an EMF due to flow in current in same coil. Okay, so we'll take self inductance. Okay, self inductance क्या होता है, देखिए, दी फेनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग
an EMF in a coil due to variation of current in the same coil is known as self इंडक्टेंस। सो ये फेनोमेना है एक ही कॉइल में। कहने का मतलब ध्यान से देखिए कि अगर मान लीजिए कि ये एक कॉइल है जिसके साथ हमने बैटरी लगा दिया और यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा दिया U। अगर ये इसके टच में है यानी सर्किट कंप्लीट है तो अभी सी बात है क्या होगा, इसमें करंट पास होगा। ये करंट अभी क्या है, स्टेडी करंट है। स्टेडी करंट है मतलब आप रेजिस्टेंस को चेंज कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ एक जगह फिक्स कर दिए हो। स्टेडी करंट है तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, आसपास कांस्टेंट होगा। यानी करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स का वैल्यू कांस्टेंट है। एंड अगर सेम कॉइल में ईएमएफ को इंड्यूस करना है तो ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना पड़ता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज करेंगे, अब क्या कीजिए, इसके जो ये रियोस्टेट है वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसको ये जो जॉकी है उसको इस पे मूव कीजिए। तो जब जैसे जॉकी आपने स्लाइड करके यहाँ लगा दिया तो अभी सर्किट में कितना रेजिस्टेंस काउंट होगा, सिर्फ इतना। यानी रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर आपने इस जॉकी को घुमा करके यहाँ लगा दिया तो अभी इस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस कितना काउंट होगा, इतना, इधर से बाहर निकल जाएगा। यानी रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। तो एक बार करंट बढ़ेगा घटेगा, करंट बढ़ेगा घटेगा, तो बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। सो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थियरी कहता है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज द कॉज ऑफ ईएमएफ इन कॉइल। तो एक तो खुद के कारण से करंट फ्लो ही हो रहा है, दूसरा इसमें जो करंट चेंज करेंगे तो इस करंट कैरिंग आसपास वायर में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। तो इस कॉइल में भी एक दूसरा ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी इस बैटरी के अलावे एक दूसरा ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जिसको हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। और ये जो दूसरा ईएमएफ होता है वो हमेशा ही ऐसा होता है पोलैरिटी कि वो इसके करंट को अपोज करेगा। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ का पोलैरिटी पहले के पोलैरिटी से ठीक उल्टा होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा ही ओरिजिनल करंट को रिपेल करने यानी ओरिजिनल करंट को आपको रोकने का कोशिश करता है। ठीक है, तो एक ही कॉइल में, अभी कोई आजू बाजू में कॉइल नहीं है, इसी कॉइल में मैं करंट चेंज करना है और इसी कॉइल में करंट चेंज होने के कारण से आजू बाजू में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो गया तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसी फिनोमिनन को हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ओके, तो इसमें करंट भी एक ही है और फ्लक्स भी उसी का है। तो हम बोल सकते हैं कि इफ देयर आर n number of turn n number of turn in a coil or you can say solenoid coil में, अभी coil ले लेते हैं। if there are n number of turns in a coil then आपने देखा है कि फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, करंट के। यानी करंट जितना बढ़ाओगे खुद के साथ फ्लक्स क्या होगा, उतना बढ़ेगा। एक ही कॉइल है तो phi1 phi2 लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नाउ प्रोपोर्शनैलिटी साइड हटाएंगे तो n phi इज इक्वल टू
एक कांस्टेंट आता है दैट इज एल, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। हेयर दिस एल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, दिस इज नॉन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो अगर एल की वैल्यू बोलो या सिंपली बोल देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, तो भी चलता है। एल नाउ अपने को निकालना है क्या, ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो नाउ फ्रॉम फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, याद ही होगा क्या बोलता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है, यानी एन बाहर होता है इसमें, लेकिन अपने को ये पूरा वैल्यू डालना है इसलिए मैंने एन अंदर रख दिया। तो चलिए देख लेते हैं कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है। तो यहां से एप्सिलॉन का वैल्यू कितना आएगा, माइनस डी बाय डी टी ऑफ एल आई। तो एप्सिलॉन इक्वल टू एल को पीछे कर दीजिए, डी आई अपॉन डी टी, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ है। और एक और चीज कि ये इसका यूज अल्टरनेटिंग करंट यानी नेक्स्ट चैप्टर में जो है बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। दिस इज द इंड्यूस्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये, ठीक है, दिस इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होता है कि ये फर्दर करंट फ्लक्स चेंज को अपोज करता है। सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF is such that it opposes the further change in flux, यानी एक बारी इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया उसमें, तो फर्दर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा, यानी जहां तक हो सकेगा अपोज करेगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो ओरिजिनल करंट का डायरेक्शन है ठीक उल्टा होता है। इसीलिए इस ईएमएफ को बैक ईएमएफ भी कहलाता है, क्योंकि बैटरी फ्लो करा रहा है क्लॉकवाइज करंट और इंडक्शन करंट जो यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाता है, यानी उल्टा डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई बैक ईएमएफ यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो बैक ईएमएफ भी कहलाता है, चेंज इन फ्लक्स। सो द सेल्फ induced EMF is also known as back EMF, इसको बैक EMF भी बोलते हैं, बिकॉज ये जो इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल करंट के डायरेक्शन के क्या होता है, ठीक अपोजिट होता है। दैट्स वाई इसको बैक EMF के नाम से भी जानते हैं, यानी इंड्यूस्ड EMF इज आल्सो नोन एज बैक EMF। ओके, ये फर्दर फ्लक्स चेंज को अपोज करता है। दैट्स वाई ये जो यानी फ्लक्स चेंज को अपोज करता मतलब करंट में बढ़ने और घटने का अपोज करता है, इसीलिए यहाँ पे निगेटिव सिंबल आता है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तब इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा, यानी एल डी आई बाई डी टी, बिकॉज माइनस साइन तो खाली ये दिखाता है कि ये करंट के चेंज को अपोज करेगा। सो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नोन एज बैक ईएमएफ। ओके, तो ये था आपका सेल्फ इंडक्शन। नाउ वी विल फाइंड द सेल्फ इंडक्शन इन सोलेनॉइड। ये सिंपली एक कॉइल था, अब हम सोलेनॉइड में देखते हैं सेल्फ इंडक्शन, यानी सेल्फ इंड्यूस्ड इंडक्शन इन सोलेनॉइड। चलिए, तो सेल्फ इंडक्शन आ गया, ये कंप्लीट है। जैसे उसमें डिराइव किया था, म्यूचुअल में क्या था, एक के कारण से दूसरा, दूसरा के कारण से
फर्स्ट निकालना था, इसलिए इतना लंबा पड़ा सेल्फ इंडक्शन से, तो यही पोर्शन है। अब इसी में आता है डिराइव द इक्वेशन फॉर सेल्फ इंडक्शन इन सोलेनॉइड। तो देखिए सेल्फ इंडक्शन इन सोलेनॉइड कैसे आता है। सेल्फ इंडक्टेंस इन सोलेनॉइड। ओके, जैसे कॉइल था उसी टाइप के। तो मान लीजिए ये एक सोलेनॉइड है जिससे हो करके करंट पास करेंगे, ठीक है। सो लेट n इज नंबर ऑफ टर्न इन अ सोलेनॉइड। ओके, अब उसमें बात एक ही में करंट चेंज करना है ना, तो आपको ये तो लगाना पड़ेगा, तभी करंट चेंज कर पाओगे। क्योंकि बार बार बैटरी आप चेंज तो कर नहीं सकते, लेकिन वेरिएबल रेजिस्टेंस की हेल्प से आप यूज कर सकते हैं। n इज नंबर ऑफ टर्न इन सोलेनॉइड, phi इज फ्लक्स linked with solenoid, and I is current flowing through solenoid। यानी अभी हमने सब कुछ कांस्टेंट कर रखा है, अभी हम करंट चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि किसी एक कॉइल में जो करंट होता है वो खुद के फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। सो वी कैन से n phi is directly proportional to I, यानी अगर इसमें करंट आप बढ़ाओगे तो फ्लक्स का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो n phi is equal to L I, इक्वेशन नंबर 1, where L is called self induction, coefficient of self induction। ये हमने अभी दिखा, डिराइव किया है। नाउ सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द व्हाट सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज B is equal to mu naught n I, where n is number of turn per unit length, ठीक है। okay, so the flux linked with solenoid क्या होगा। अभी देखा कि N1 phi1 टोटल फ्लक्स है, मैं phi1 का वैल्यू रख देता हूँ। तो N1 phi1 का वैल्यू B phi1 लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही तो है ही। तो N phi का वैल्यू मैंने रख दिया B इंटू ए। N का वैल्यू कितना होता है, N इंटू एल। B का वैल्यू अभी निकाला म्यू नॉट N I, और एरिया का वैल्यू, एरिया ऑफ सोलेनॉइड पाई आर स्क्वायर, या ए छोड़ दीजिए इसको। तो n फाई का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर ए एल आई, इक्वेशन नंबर 2। ये भी फ्लक्स था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी से निकाला, और ये फॉर्मूला डिराइव करके निकाला। तो ये दोनों फ्लक्स कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए n फाई लेफ्ट साइड, n फाई लेफ्ट साइड, I तो L किसके बराबर हो जाएगा, L का वैल्यू हो जाएगा आपका म्यू नॉट n स्क्वायर
AL. This is the self inductance in case of सोलेनॉइड. तो सोलेनॉइड के इनसाइड में जो EMF का वैल्यू होता है, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस का जो वैल्यू होता है, दैट इज गिवन बाय L इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर. ओके, नाउ सेल्फ इंडक्टेंस यानी L कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है. तो कहता है कि सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, दो मेन फैक्टर पर डिपेंड करता है. पहला कि साइज, कॉइल का जो ज्योमेट्री है वो कैसा है, दैट इज ज्योमेट्री ऑफ कॉइल. एंड सेकेंड वन परमिएबिलिटी, यानी बीच में जो स्पेस है वो आपका क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ सोलेनॉइड या परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम. अंदर में मीडियम आपने क्या रखा है, एयर रखा है, मैग्नेटिक मटेरियल रखा है, उस पर डिपेंड करता है. दूसरा सो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, इस दो चीज पे डिपेंड करता है. ओके, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर. नाउ अभी देखा कि सेल्फ इंड्यूस्ड EMF जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज को क्या करता है, अपोज करता है. तो इसीलिए जो इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है, यानी जो L का वैल्यू है, इसको इलेक्ट्रिकल इनर्शिया बोला जाता है. सेल्फ इंडक्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया. जैसे इनर्शिया क्या करता था मैकेनिक्स में, स्टेट चेंज को अपोज करता था, वैसे ही सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है. दैट्स व्हाई सेल्फ इंडक्टेंस प्ले द रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, यानी सेल्फ इंडक्टेंस को हम इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोलते हैं. ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस इन सोलेनॉइड यहां तक लिखना है. दो तीन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको मेंशन कर देता हूं कि पहले यहां तक लिखने का, उसके बाद मन हो तो ये वाला पॉइंट लिख देने का कि सेल्फ इंडक्टेंस इज आल्सो नॉन एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया. ठीक है, इसको इलेक्ट्रिकल इनर्शिया बोलते हैं. एंड मैकेनिक्स में जो काम मास करता है, यानी जो काम मास करता है ना, मेजर करने का, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ऐसा बोलते हैं मैकेनिक्स में. लाइक द सेम यहाँ पे जो इनर्शिया L है वो इनर्शिया के इक्विवेलेंट होता है, यानी सेल्फ इंडक्टेंस इन magnetism is analogy of mass in magnetism, sorry, mechanics. यानी जो काम मैकेनिक्स में होता है, ठीक है, जो काम आपका मैकेनिक्स में होता है, सेम मास का होता है, सेम काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यानी मैग्नेटिज्म में वही काम आपका कौन करता है, इलेक्ट्रिकल सेल्फ इंडक्टेंस प्ले द सेम रोल. ओके, नाउ अब ये तो पता है कि सेल्फ इंड्यूस्ड EMF क्या करता है, अपोज करता है. किसको, फ्लक्स चेंज को अपोज करता है, यानी करंट के चेंज को अपोज करता है. यानी एक बारी EMF इंड्यूस हो गया तो वो फर्दर करंट के इंक्रीज को अपोज करता है. लेकिन फिर भी आपको करंट मेंटेन रखना है सर्किट में, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा. सो वर्क टू बी डन अगेंस्ट द बैक EMF. अगर आपको सोलेनॉइड में एनर्जी को स्टोर करना है
यानी करंट को मेंटेन रखना है तो आपको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी बैक ईएमएफ के अगेंस्ट में आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड, एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड का देख लेते हैं क्या है एक्सप्रेशन। एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड, एनर्जी stored in solenoid. So to store the magnetic energy, magnetic potential energy solenoid, to store the magnetic potential energy in solenoid, work is to be done against the back EMF, यानी बैक EMF क्या करेगा, फर्दर करंट चेंज को अपोज करेगा। तो अगर करंट ही फ्लो नहीं होगा तो वैसे केस में एनर्जी कहां से स्टोर होगा। तो अपने को बैक ईएमएफ के अगेंस्ट में वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा। अब देखिए वर्क डन कितना होगा। सो टू मेंटेन द करंट I in this circuit, अगर I करंट आपको सर्किट में मेंटेन रखना है, the rate of work required, हमें कितना रेट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, या वो रेट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड इज dW अपॉन dt, जिसको आप पावर भी बोलते हैं, इज इक्वल टू एप्सिलॉन I। आपको पता है पावर इक्वल टू VI होता है। तो पावर को वर्क डन अपॉन टाइम dW बाई dt एंड वोल्टेज, ये यहाँ पे क्या ये हो रहा है इंड्यूस EMF, तो वोल्टेज के बदले हमने EMF लिखा इनटू I लिखा। नाउ अब अपने को पता है इसका वैल्यू कितना होता है, माइनस L di बाई dt होता है जब हम ये लेते हैं, लेकिन जब हम इसका मॉड लेंगे तो ये सिंबल यूज नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू इसमें रख देते हैं। सो dW अपॉन dt इज इक्वल टू L di बाई dt इंटू I। अब क्या करते हैं, dt से dt रिमूव कर दीजिए, अपने को इंटीग्रेट करना, वर्क डन, dt dt हट गया तो यहां से क्या आएगा, dW इज इक्वल टू L I di। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो dW इज इक्वल टू L कांस्टेंट है, I di। सो d से W हट गया तो W इज इक्वल टू L, ओके, W इक्वल टू L I स्क्वायर बाय 2, यानी W इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर। अपने को इतना वर्क करना पड़ेगा, एंड जो हम वर्क करेंगे दैट वर्क इज स्टोर्ड एज द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन सोलेनॉइड। दिस वर्क डन is stored as magnetic potential energy. This work done is stored as magnetic potential energy in solenoid
हेंस W को आप लिख दीजिए U इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा तो इसको काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर कीजिए तो आपको आइडिया लगेगा कि जहां पे L है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ MI स्क्वायर, सॉरी काइनेटिक एनर्जी हाफ MV स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हाफ LI स्क्वायर। सो यहाँ जो इंडक्टेंस है वो मास के इक्विवेलेंट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड। ओके, नाउ ये अपना पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब है कि अगर दो कॉइल में, जैसे पिछला सोलेनॉइड था, दो कॉइल आजू बाजू में रखा है, अगर दोनों में मैंने करंट अलग अलग पास किया तो क्या होगा, कंबाइंड इफेक्ट। तो क्या होगा कि दोनों में करंट पास करेंगे, अगर दोनों में करंट वैरी कर रहे हैं तो एक में, हर एक कॉइल में करंट वैरी कर रहे हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा, और बाजू में दूसरा कॉइल रखा हुआ है तो उसका मैग्नेटिक सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा। सो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये एनर्जी वाला पार्ट यहां कंप्लीट हो गया। नाउ देखते हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। Combined effect of self and mutual inductance, यानी अगर दोनों में करंट एक साथ पास करते हैं, when current is passed simultaneously in two coil placed very close to each other। अगर मान लीजिए दो कॉइल है, वो एक दूसरे के बहुत नियर बाय में रखा हुआ है, तो ऐसे उसमें करंट पास करते हैं तो फिर सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, यानी एप्सिलॉन 1 का जो वैल्यू होगा 1 में, दैट इज इक्वल टू माइनस L1 D, सेकेंड में करंट चेंज होगा DI1 सेल्फ इंडक्टेंस के कारण से है, एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण से हो जाएगा आपका DI2 अपॉन DT। यानी अगर दो कॉइल जो एक दूसरे के आजू बाजू में रखा हुआ है, उसमें दोनों में साइमल्टेनियसली अपने करंट, एक में करंट पास करोगे तो सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, अगर दोनों में करंट पास करोगे तो उसमें क्या होगा, आपका सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस साथ साथ होगा। और अगर यही EMF 2 में निकालना है तो माइनस L2 DI2 अपॉन DT, सेकेंड में सेल्फ इंडक्टेंस एंड 2 DI1 बाय DT। ये कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। ये कब होता है, जब दो कॉइल जो एक दूसरे के नियर बाय में रखा है, दोनों में आपने एक साथ करंट पास किया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होता है और सेल्फ इंडक्टेंस भी होता है। उस केस में नेट EMF का जो वैल्यू होता है वो आपका ये होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम AC जनरेटर और उससे रिलेटेड ग्राफ का स्टडी करेंगे। ओके, प्रोबब्ली दैट विल बी द लास्ट lecture of electromagnetic induction, that is lecture number 5 will be the last lecture of electromagnetic induction NCERT. Okay.